बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये तकरीबन 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे करेंगे। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे आप पंजाब बोर्ड से हो, KPK बोर्ड से हो, फेडरल बोर्ड से हो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ये मैं हल कर रहा हूँ पंजाब बोर्ड की जो बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक है क्लास 9 की, उससे मैं ये हल कर रहा हूँ। और आपको हाँ एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सारे टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक या किसी भी एक्सरसाइज में मसला हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको लेट्स सपोज चैप्टर 3 में आपको मसला है तो आप चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं विद एक्सरसाइज। तो अगर आपको एक्सरसाइज में मसला हो या चैप्टर के किसी टॉपिक में मसला हो तो आप वहाँ से हल करके देख सकते हैं। सही, अच्छा अब आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि आप ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन हम दो तरह से करते हैं, एक काम हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड एक हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन मांगी गई है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, is called ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा ना कि इलेक्ट्रॉन के लॉस को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं तो आप ऑयल याद कर लो, ऑयल, OILE। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ electrons, OILE, oxidation is loss of electron. So the loss of electron is called oxidation। अच्छा, अब हम इसकी अगर एग्जाम्पल दे दें आपको तो एग्जाम्पल जिंक की ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, ये जिंक एटम है, जिंक ने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर लिए। तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से जिंक हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कह सकते हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, गिव एन एग्जाम्पल। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप रिडक्शन की डिफिनीशन करो इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनीशन दो तरह से हो सकती है, एक होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक होती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे रिडक्शन की डिफिनीशन मांगी गई है, रिडक्शन की डिफिनीशन मांगी गई है इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो रिडक्शन इज बेसिकली द loss of oxygen and gain of hydrogen। रिडक्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जो जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन लॉस हो जाता है और हाइड्रोजन हमारे पास गेन होता है। अगर कोई स्पीशी ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हो रही है, या अगर कोई स्पीशी हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हो रही है। सही है, एग्जाम्पल में अगर आपको दूँ तो 2ZNO प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेता है, हमारे पास बना लेता है CO2 प्लस 2ZN। अच्छा, इसकी क्या हो गई, इसने ऑक्सीजन लॉस किया, सो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिंक की क्या हो गई, यहाँ पे रिडक्शन हो गई। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो कार्बन की क्या हो गई यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। Oxidation is a process in which a species lose electron or a species gain oxygen and lose hydrogen, while on the other hand, reduction is a species which gains electron, or in other words, reduction is a species which lose oxygen and gain hydrogen, which lose oxygen or gain hydrogen is called
reduction. So this was the definition of reduction in term of hydrogen oxygen. Okay. What is the difference between the valency and oxidation state? अच्छा, हमें कहा गया है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंस मांगा गया है हमसे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान हमसे डिफरेंस मांगा गया है. अच्छा, अगर हम वैलेंसी की डिफिनीशन करें, सो वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज, the combining capacity of element or combining capacity of atom is called valency. Acha. On the other hand, oxidation state is basically the apparent charge. Apparent charge. It may be positive or negative. The apparent charge, positive or negative, which appear on species after loss or gain of electrons. ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा अपेरेंट ऐसा चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ये हमारे पास ऐसा चार्ज होता है जो किसी स्पीशी पे आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है. लेट सपोज क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. जबकि वैलेंसी जो है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट. अच्छा, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज यूजुअली फिक्स्ड. वैलेंसी हमारे पास यूजुअली फिक्स होती है. वैलेंसी इज यूजुअली फिक्स्ड. हमारे पास वैलेंसी जो होती है किसी एटम की वैलेंसी वो हमारे पास फिक्स होती है. ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन state or oxidation number may have different values depends on nature of compound. ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. अगर हम ऑक्सीजन की मिसाल ले लें तो यूजुअली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल कंपाउंड में -2 होता है, बट इन परऑक्साइड इट इज -1, इन सुपर ऑक्साइड इसमें ये अलग होता है. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल कंपाउंड्स में, सुपर ऑक्साइड में, इन परऑक्साइड्स में डिफरेंट होता है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट में हैव डिफरेंट वैल्यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड. अच्छा, जो थर्ड डिफरेंस है इसका वो है कि वैलेंसी कैन नॉट बी 0 एक्सेप्ट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के अलावा हमारे पास और एटम्स की वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, जबकि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी 0, बट वैलेंसी कैन नॉट बी 0 एक्सेप्ट द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस एक्सेप्शंस हैं. नोबल गैसेस के अलावा तमाम एटम्स की वैलेंसी 0 नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के दरमियान डिफरेंस बताओ. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर substances which oxidize other substances and itself get reduced. अच्छा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस। इनमें खुद रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में खुद रिडक्शन होती है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ए में खुद रिडक्शन होगी। ए लेट सपोज ये ए है, ये बी है, तो अगर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ए में खुद रिडक्शन होगी, ए खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेकिन बी को ऑक्सीडाइज करेगा। ये बी ऑक्सीडाइज होगा इस ए की वजह से, जबकि रिडक्शन इसके उलट है। रिडक्शन इज बेसिकली सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच reduce other substances and itself get oxidized। अच्छा, reducing agents ऐसे substances होते हैं which reduce other substances। जो reducing agents होते हैं वो दूसरे substances को reduce करते हैं, दूसरे substances की reduction करते हैं। खुद reducing agents में क्या होती है? ऑक्सीडेशन। खुद reducing agents में ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, जो हमारे पास क्या कहते हैं इसे, जो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, वो हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। जबकि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं। एग्जांपल सोडियम, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। सोडियम और क्लोरीन का अगर रिएक्शन होगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Na पर प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ये सोडियम को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद ये रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर जो सोडियम है वो इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। ये क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं हमारे पास, वो एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें कहा गया है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप डिफरेंस बताओ। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम डिफिनीशन करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाते हैं इन सॉल्यूशन। Strong electrolytes are those electrolytes which completely ionize in solution and form more ions। हमारे पास ये completely ionize हो जाते हैं किसी solution में और हमारे पास ions बना लेते हैं। For example NaCl, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डाल देते हैं तो सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है Na प्लस NCl माइनस में। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको अगर हम आयनाइज करते हैं तो ये भी कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है Na प्लस NOH माइनस आयन। अच्छा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइंड एज दे आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच पार्शियली आयोनाइज इन सोल्यूशन। जो हमारे पास पार्शियली हमारे पास आयोनाइज हो जाते हैं इन फॉर्म
लेस आयंस, जो हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज हो नहीं होते बल्कि कुछ हद तक हमारे पास आयोनाइज हो जाते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर CH2, C3COOH, CaOH2। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसी सोल्यूशन में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं, जो कुछ हद तक आयोनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन ऑन स्टील कैरिड आउट। हमें कहा गया है कि जो स्टील पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं थिन के, ये इसका प्रोसेस किस तरह होता है। सो हाउ इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन कैरिड आउट ऑन स्टील। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह होता है कि ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। एक इलेक्ट्रोड बना है हमारे पास टिन से, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास स्टील से बना है। इसके हम इस स्टील पर हम इस टिन को चढ़ाएंगे, सही है। अच्छा, ये जो टिन का इलेक्ट्रोड है ये एनोड एक्ट करेगा, और ये स्टील का जो इलेक्ट्रोड है जिस पर हम ये इस टिन का एक थिन लेयर चढ़ाएंगे, ये एज कैथोड एक्ट करेगा। अच्छा, ये दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अब जब हम यहाँ से करंट पास करते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हैं, तो ये टिन हमारे पास आयोनाइज हो जाता है, Sn से आयोनाइज हो जाता है, Sn एंड N+2 की शक्ल ले लेता है और +2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सही है। अब ये पॉजिटिव Sn+ आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह एक और टिन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर, हमने पढ़ा था। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ, जो कि स्टील का बना हुआ है, इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, यहाँ तक कि इस पर एक थिन लेयर बन जाए। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन ऑन स्टील इज कैरिड आउट, सही है। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूँ तो एक कंटेनर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान बैटरी कनेक्टेड है, करंट हमने पास किया, ये टिन वाला इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव एनोड एक्ट करेगा वो आयोनाइज हो जाएगा, वही पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव कैथोड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये Sn+2 आयन, ये एनोड पर रिएक्शन, एनोड पर ये रिएक्शन होगा, और कैथोड पर हमारे पास ये Sn+2 कैथोड की तरफ आएंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और सॉलिड में कन्वर्ट होके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन ऑन स्टील इज कैरिड आउट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हम स्टील को निकल से क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं क्रोमियम से पहले। मतलब ये कि हम क्रोमियम को डायरेक्ट स्टील पर ही इलेक्ट्रोप्लेट क्यों नहीं करते, हम पहले स्टील को निकल से कर लेते हैं, उसके बाद क्रोमियम से कर लेते हैं। तो इसकी 2 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो क्रोमियम है ये अच्छे तरीके से ये स्टील पर नहीं चिपकता, इट डू नॉट एडहेयर वेल ऑन स्टील, ये अच्छे तरीके से नहीं चिपकता। दूसरी जो इसकी वजह ये है वो ये है कि ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम मेटल, इट अलाउ मॉइस्चर टू पास, ये अपने अंदर मॉइस्चर को पास होने की इजाज़त दे देता है इसे, और अगर मॉइस्चर क्रोमियम से पास हो गया तो वो तो स्टील को जंग लगवा देगा, सही है। तो एक तो इट अलाउज मॉइस्चर, इस वजह से मॉइस्चर को अलाउ करने से हम क्रोमियम को डायरेक्ट स्टील पर नहीं चढ़ाते, और दूसरा ये कि स्टील के साथ अच्छी तरह से चिपकता भी नहीं है। Question number 8. How can you explain the following reaction is oxidation in term of increase in oxidation number? अच्छा, हमें कहा गया है कि ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है इसमें आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप मुझे एक्सप्लेन करो कि ये रिएक्शन किस तरह ऑक्सीडेशन है। तो देखिए,
इसी ऑक्सीडेशन की अगर हम डिफिनीशन करें इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा हो तो उस नंबर के इंक्रीज आने की वजह से हम उसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन। अच्छा, एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +3 है इसका ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ के +3 पर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। How can you prove with example that conversion of anion to atom is an oxidation? अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हमें एग्जाम्पल के साथ बताओ कि जब एनायन किसी एटम में कन्वर्ट होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है। तो सिंपल सी एग्जांपल है, एनायन की एग्जांपल में ले लेता हूँ आपको क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास एक एन आयन यानी नेगेटिवली चार्ज आयन है। अब अगर ये एटम में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब ये है इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस के गेन किया है, तो अगर ये एटम में कन्वर्ट होगा तो ये वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। अब ये एटम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब आप पूछोगे कि ये ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन इसलिए हो रही है कि ऑक्सीडेशन की अगर हम डिफिनीशन करें, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये एटम में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है। Why does a node carry negative charge in galvanic cell and positive charge in electrolytic cell? Justified with comments। अच्छा, हमें कहा गया है कि ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। हमसे पूछा गया है वाई, क्यों, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसे साफ करते हैं। सही है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेट और गैल्वेनिक सेल के एनोड पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, इसमें डीपली जाने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता देता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। एनोड पर हमारे पास आप जब भी देखते हैं, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड पर हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो है ऑक्सीडेशन। कैथोड पर ऑन द अदर हैंड, कैथोड पर जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। के एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और कैथोड पर हमारे पास जो है वो रिडक्शन होता है। अच्छा, यूजुअली नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनोड से मूवमेंट करते हैं कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, सही है। अब गैल्वेनिक सेल के केस में, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास ये एनोड नेगेटिव क्यों होता है? गैल्वेनिक सेल में हमारे पास ये एनोड नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल पे, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू कैथोड। अच्छा, वही तो हो गया इसका सिंपल आंसर। और अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो थोड़ा और डीप चले जाते हैं। जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, ये तो हो गई इसकी सिंपल सा आंसर कि एनोड पर हमारे पास गैल्वेनिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑन एनोड इज हाई, while in case of electrolytic cell the electron concentration on anode is low as compared to cathode. So that is why the anode is negative in case of galvanic cell and positive in case of electrolytic cell. ये सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि एनोड गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
के केस में ए नोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम क्यों होती है। तो अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद मतलब स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं और हमारे पास इसकी वजह से चार्ज फ्लो करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो खुद ब खुद नहीं होते। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते, तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन तो खुद ब खुद नहीं होगा ना, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो जाता है। सो इन केस ऑफ जो गैल्वेनिक सेल है वहाँ पर हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट में, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब जो होता है, अब इस पर आ जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सही है। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमने बैटरी लगा दी यहाँ पर, सही। ये होता है, ये हो गया गैल्वेनिक सेल, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर इनके दरमियान हमने बैटरी नहीं वोल्टमीटर लगा दिया जो करंट को नोट कर सके बैटरी की बजाय। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता यह है कि जब हम बैटरी की मदद से करंट पास करते हैं तो कैथोड और एनोड पे हमारे पास आयनाइजेशन हो जाती है। अब होता ये है हमारे पास कि इस बैटरी के थ्रू, इस बैटरी की मदद से हम एनोड से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं इस बैटरी की चार्ज की मदद से और कैथोड को दे देते हैं, जिसकी वजह से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई कैथोड पे और एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो गई। समझ रहे हो? तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब आते हैं गैल्वेनिक सेल पे। हमारे पास ये जो एनोड होता है, ये एनोड हमारे पास पॉजिटिव, कैथोड हमारे पास पॉजिटिव होता है। जो एनोड होता है हमारे पास वो नेगेटिव होता है और कैथोड हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब ये है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमारे पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सही है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। या अब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल पे आओ। यहाँ पर लेट सपोज केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो गए, तो यहाँ पर तो बैटरी है नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाए। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिसकी वजह से एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कैथोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एनोड पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, और जो गैल्वेनिक सेल है उस पर हमारे पास एनोड पर नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो डैनियल सेल होता है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड से किस तरफ मूवमेंट करते हैं। तो हमारे पास डैनियल सेल में हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड एक्ट करता है
इससे मूव करते हैं कैथोड की तरफ जो कॉपर का बना होता है। तो जो जिंक, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, वेयर डू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डेनियल सेल। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एनोड विच इज मेड अप ऑफ जिंक टू नेगेटिव कैथोड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू इलेक्ट्रोड गेट देयर नेम एनोड एंड कैथोड इन गैल्वानिक सेल। हमें कहा गया है कि हमने गैल्वानिक सेल में एनोड और कैथोड को क्यों किस बेस पे नाम दिया हुआ है। गैल्वानिक सेल में हमें एनोड और कैथोड को किस बेस पे नाम दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन होती है। सो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होने की वजह से कि एक इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसको हमने एनोड का नाम दिया। अब वो एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन हो रही है, अब उस इलेक्ट्रोड पर जिस पर रिडक्शन हो रही है उसे हमने कैथोड का नाम दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन एट द कैथोड इन गैल्वानिक सेल। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो कैथोड होता है गैल्वानिक सेल में, जो कैथोड होता है इस पर कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास कॉपर का बना हुआ होता है। अब जो कॉपर के आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिंक एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। अब जो कॉपर आयंस हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड जो है उसके करीब जो कॉपर प्लस आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। सो ये वाला रिएक्शन होता है हमारे पास कैथोड पे। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, विच सोल्यूशन इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है कि नेल्सन सेल में हम कौन सा सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो नेल्सन सेल में जो हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज हम करते हैं। नेल्सन सेल में हमारे पास हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं NaOH। सो जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ब्राइन। अब ब्राइन क्या है? ब्राइन इज बेसिकली द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अगर हम ज़्यादा मिकदार में साल्ट को पानी में डाल दें, जो सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है उसे हम ब्राइन कहते हैं, और ब्राइन सोल्यूशन ही हमारे पास नेल्सन सेल में यूज़ होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द बाय प्रोडक्ट ऑफ नेल्सन सेल। हमें कहा गया है कि नेल्सन सेल के बाय प्रोडक्ट जो NaOH तो हम मेन बना रहे हैं ना, नेल्सन सेल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसकी वजह से हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जो बन रहा है वो हमारे पास है बाय प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सोडियम जो नेल्सन सेल होता है उसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट होते हैं आप उनके नाम बताओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेल्सन सेल जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास NaOH प्रिपेयर किया जाता है मेनली फ्रॉम ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन हमारे पास क्या होता है? NaCl प्लस H2O, ये हमारे पास ब्राइन। अच्छा, अब 2NaCl प्लस 2H2O हमारे पास क्या बन जाता है? 2NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस Cl2 प्लस H2O, H2 Cl2 एंड H2। सो हमारे पास Cl2 और H2 इजाफी बन रहा है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। सो नेल्सन सेल में हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट है वो है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, बाई प्रोडक्ट ऑफ नेल्सन सेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज गैल्वेनाइजिंग डन। गैल्वेनाइजिंग हमारे पास क्यों होती है? सो गैल्वेनाइजिंग बेसिकली हमारे पास है, इट इज बेसिकली अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। जब हम आयरन पर अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, कोटिंग ऑफ थिन लेयर, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। जब आयरन पर हम
जिंक का एक थिन लेयर बना लेते हैं, तो इसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अब हमें कहा गया कि ये गैल्वेनाइजिंग होती हमारे पास क्यों है? गैल्वेनाइजिंग हमारे पास इसलिए होती है ताकि आयरन को हम कोरोजन से बचा सकें, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम ये गैल्वेनाइजिंग करते हैं। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज एन आयरन ग्रिल पेंटेड फ्रिक्वेंटली? हमें कहा गया है कि आयरन को, लोहे को, आप अपने घर के दरवाज़ों को देख लिए, अपने घर के छतों के पंखों को देख लिए, वो सब आयरन से बनी है, जिसको हमने कोट किया हुआ होता है पेंट। और ये हम फ्रिक्वेंटली फेंट, हमसे पूछा गया कि हम इसको फ्रिक्वेंटली फेंट क्यों देते हैं? ये हम इसलिए देते हैं ताकि इसको हम जंग लगने से बचा सके, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए हम इस पर क्या करते हैं? इसकी पेंटिंग करते हैं। पेंट ये करता है कि पेंट जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? मॉइस्चर से। मॉइस्चर जो हवा में नमी होती है, पानी वगैरह जो होता है ना, इससे प्रोटेक्ट करता है। और एयर से, हवा से, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है। बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर से ही हमारे पास, जब आयरन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास जंग लग जाता है। तो इन दोनों बदबख्त से बचाने के लिए हम इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, वाई इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग? हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये जंग लगने के लिए क्यों ज़रूरी होता है? तो अगर जंग जो रस्टिंग होती है उसको अगर हम गौर से देख लें, वो बेसिकली है क्या? रस्टिंग इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, हमारे पास जंग लग जाता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन किस तरह होगी? सो आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज बेसिकली कॉल्ड रस्टिंग। अब रस्ट ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी, सो दैट इज़ वाई। ये तो सिंपल सा आंसर हो गया ना। अब डीपली जाते हैं कि ये ऑक्सीजन बेसिकली करता क्या है हमारे पास। ये ऑक्सीजन इस तरह करता है कि ये जो O2 होता है ये कम वक्त रिएक्शन कर लेता है Fe+2 को साथ। अब Fe+2 को कन्वर्ट कर लेता है Fe+3 में, तो इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, फिर यही Fe+3, फिर यही Fe+3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, बना लेता है Fe2O3 इंटू NH2O, और इसको बेसिकली हम कहते हैं रस्ट। सो अगर ऑक्सीजन ना होगा तो ना ये प्रोसेस होगा और ना रस्टिंग होगी। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी, मॉइस्चर, वाटर एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। सही है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। In electroplating of chromium, which salt is used as an electrolyte? So basically जिसकी electroplating हम कर रहे हैं वही वाला salt यूज़ करेंगे। In case of chromium, we use chromium sulfate। जो salt हम यूज़ करते हैं वो है chromium sulfate हम यूज़ करते हैं। अब chromium sulfate हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम few drops ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की भी डाल लेते हैं। सो फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्रोमियम सल्फेट के साथ मिला लेते हैं, जिसकी वजह से हम तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्रोमियम की वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। हमें कहा गया है कि आप वो वाला रिडॉक्स रिएक्शन लिखो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम साल्ट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 ट्रिपल। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है, ये आयनाइज हो जाता है 2Cr क्रोमियम प्लस 3SO4 -2, ये इसकी आयनाइजेशन होगी। अच्छा, अब ए नोट पर जो रिएक्शन होता है, ए नोट पर जो हमारे पास OH आइंस होते हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं H2O प्लस
O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं, एनोड से कैथोड पर आ जाते हैं। कैथोड पर मौजूद क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और एक्वस से कन्वर्ट होकर सॉलिड क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर डू सिल्वर आयन कम इन, वेयर डू दे डिपॉजिट। हमें कहा गया है कि जब हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो ये जो सिल्वर आयन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं और किस जानिब मूवमेंट करते हैं। तो ये जो सिल्वर आयन्स होते हैं ये बेसिकली एनोड पे बनते हैं और जब ये सिल्वर आयन बन जाते हैं तो ये नेगेटिव कैथोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो सिल्वर आयन एनोड पर बनते हैं और एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए और चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक विद एक्सरसाइज विद टॉपिक्स मैंने हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो और आपको अगर केमिस्ट्री में मसला है तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक केमिस्ट्री की चिंता मत करो, ये मैंने पढ़ाई हुई है। आपको फिर भी समझना है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।